स्वागत है दर्शकों आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी। लोकसभा टीवी पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। साइंस कॉलेज मैदान का ऑडिटोरियम अब तक अधूरा, लागत बढ़कर पहुंची दोगुनी के करीब। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को दी गई भू समाधि, देश भर से उमड़े लाखों अनुयायी। निजी अस्पतालों में स्मार्ट कार्ड से डिलीवरी बंद, सरकारी अस्पतालों में बढ़ा दबाव। और अब घंटों नहीं बल्कि एक दिन लेट चल रही ट्रेनें, रेलवे ने जिम्मेदारियों से मोड़ा मुंह, यात्री बेहाल। आइए अब खबरों को देते हैं विस्तार। साइंस कॉलेज मैदान में ऑडिटोरियम निर्माण 4 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है। इस दौरान 2 निर्माण एजेंसियों को काम दिया गया। अब इसकी लागत 22 करोड़ से ज्यादा हो गई है। लेट लतीफी के कारण शहर में बहुउपयोगी मैदान और ऑडिटोरियम की परिकल्पना साकार नहीं हो सकी है। सम्मेलन, खेलकूद, सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए सीपत रोड साइंस कॉलेज के 25 एकड़ के मैदान में दिल्ली के प्रगति विहार की तर्ज पर ऑडिटोरियम सहित हेलीपैड, सुव्यवस्थित पार्किंग और मनोरंजन की सुविधा के साथ इसे विकसित करने की योजना प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए अमर अग्रवाल ने शुरू कराई थी। 50,000 दर्शक क्षमता, टहलने के लिए पाथवे, चौड़ी सड़कें, 2,000 वाहनों की पार्किंग, 3 हेलीपैड, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल का मैदान तैयार करना था। अब उल्टे अधूरे निर्माण के कारण मेंटेनेंस खर्च बढ़ रहा है। सतही कार्य और लेट लतीफी के चलते बहुउपयोगी मैदान और ऑडिटोरियम की परिकल्पना साकार नहीं हो सकी है। पीडब्ल्यूडी संभाग क्रमांक 2 ने यहां 13 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से ऑडिटोरियम निर्माण के लिए कार्य आदेश 2017-18 में ठेका कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन को दिया था। इसे 15 माह में पूरा करना था। करीब 40% काम कर इसे 2 साल हुए अधूरा छोड़ दिया है। इस कार्य को 2019 तक पूरा होना था। बावजूद इसके अगस्त 2021 में सिविल वर्क मात्र 40% हो पाया है। ऑडिटोरियम निर्माण के लिए ग्राउंड लेवल संरचना का ढांचा 4 सालों से खड़ा है। कार्यपालन अभियंता अरविंद चौरसिया बताते हैं, ऑडिटोरियम का निर्माण पूरा कराने 22 करोड़ 75 लाख रुपए का रिवाइज एस्टीमेट शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। ऑडिटोरियम का पुनरीक्षित प्राक्कलन गया हुआ है शासन को 22.75 करोड़ का, और अभी मतलब स्वीकृति अपेक्षित है, पुनरीक्षित स्वीकृति। काम तो जो पहले ठेकेदार किया था उसका अनुबंध धारा 14 में समाप्त हो गया है, इसलिए भी वहाँ तो कोई काम नहीं चल रहा है। लगभग 2 साल हो गया है उसको। 13 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत बढ़कर 23 करोड़ हो गई। ऑडिटोरियम का काम पूरा कराने अब 8 करोड़ 30 लाख रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अच्छी भली योजना का लाभ शहर के लोगों और प्रदेश के खिलाड़ियों को समय पर नहीं दिया जाना दुर्भाग्यजनक है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुंगेली जिले की फूड और सेफ्टी अधिकारी पुष्पा तिर्की के खिलाफ ब्लैकमेल, अवैध उगाही की शिकायत यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अजय साहू ने कलेक्टर से की है। शिकायत में बताया है कि जरागांव स्थित ओम किराना एंड जनरल स्टोर के संचालक ओम प्रकाश साहू, जो छोटा और चिल्लर किराना व्यापारी है, उनसे फूड एवं सेफ्टी निरीक्षक पुष्पा तिर्की द्वारा कई मौकों पर किराना दुकान में कार्यवाही का भय दिखाकर नगद रुपए लिए गए हैं। विरोध करने पर द्वेषपूर्ण तरीके से छापा मारकर विभागीय जांच और कार्यवाही की जा रही है, जिससे त्रस्त होकर पीड़ित दुकानदार ने शिकायत की है। उनका कहना है कि भले ही उनकी दुकान बंद हो जाए लेकिन मनमानी नहीं चलने देंगे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि विभाग के द्वारा जांच के नाम पर छोटे व्यापारियों पर टारगेट के तहत कार्यवाही की जा रही है, जबकि बड़ी मछलियों को संरक्षण दिया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 1 सप्ताह के भीतर उचित कार्यवाही की मांग की है। कार्यवाही नहीं होने पर कलेक्ट्रेट का घेराव या अन्य तरह का जो आंदोलन करने की बात कही है। कलेक्टर राहुल देव ने कहा, एसडीएम के माध्यम से मामले की जांच कराई जा रही है। शिकायत सही पाए जाने पर विधिवत कार्यवाही होगी। मैडम जी मेरे दुकान आई और मैं हर बार उसको त्योहार में पैसा देता था, लेकिन इस बार मैं उसको पैसा नहीं दिया हूँ, तो मेरे दुकान से सैंपल ले गई। क्या क्या सैंपल ले गई? नमक का और 1-2 सामान और ले गए हैं। ज़बरदस्ती मेरे ऊपर कार्रवाई की है, जो कि मैं नमक को तो बनाता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले।
खाद्य औषधि विभाग के अधिकारी पुष्पा कीर्ति द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। उससे हर त्यौहार में पैसे की मांग किया जा रहा था। उसके द्वारा बताया गया कि इस बार वो पैसा नहीं दिया, तो उसके दुकान से कुछ सैंपल लेके ले जाया गया और सैंपल को टेस्ट करवाकर उसके खिलाफ एक केस बना दिया गया है, जिससे वो बहुत परेशान है और गरीब आदमी है। आरोप की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मेरे द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया है और एसडीएम अमित कुमार जो अनुभाग अधिकारी हैं उनको जांच करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई भी की। इधर राज्य शासन गरीब किराएदारों को भी मकान उपलब्ध कराने मोर जमीन मोर आस योजना का लाभ दे रहा है। नगर निगम में बड़ी संख्या में लोग आवेदन लेने पहुंच रहे हैं। इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके पास पूरे भारतवर्ष में न तो जमीन है न मकान। वर्तमान में निगम प्रशासन के पास लगभग 84 मकान हैं जिन्हें लॉटरी पद्धति से आवंटित किया जाएगा। बिलासपुर शहर स्मार्ट सिटी में शामिल जरूर हो गया है, मगर शहर की बिगड़ी पार्किंग व्यवस्था को देखकर नहीं लगता कि लोग स्मार्ट सिटी में हैं। अमूमन शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे वाहन चालक फंसकर अक्सर परेशान होते हैं। नेहरू चौक से लेकर शेफर स्कूल तक सड़क के दोनों किनारों पर वाहनों की बेतरतीब पार्किंग देखी जा सकती है। शेष बची हुई जगह पर वाहन की आवाजाही होती है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला पंचायत, जिला न्यायालय के पास जाम की स्थिति बनी रही। इससे निजात दिलाने यातायात का एक भी जवान मौके पर नजर नहीं आया। सनातन धर्म के ध्वजवाहक शारदा पीठ एवं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 98 वर्ष की आयु में रविवार को ब्रह्मलीन हो गए थे, जिन्हें सोमवार की शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ परम हंसी गंगा आश्रम में भू समाधि दी गई। इसके पहले शंकराचार्य जी की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें देश भर में फैले उनके अनुयायियों की लाखों में भीड़ देखी गई। इस दौरान यहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे के अलावा बिलासपुर खाटू श्याम बाबा ट्रस्ट के अध्यक्ष मंगत राय अग्रवाल, उनके पुत्र देवेंद्र अग्रवाल, हरीश शाह समेत तमाम अनुयायी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले स्थित आश्रम में उन्होंने 11 सितंबर दोपहर 3:30 बजे के करीब अंतिम सांस ली थी। स्वामी शंकराचार्य का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले स्थित दिघोरी गांव में 2 सितंबर 1924 को हुआ था। 9 साल की उम्र में धर्म के मार्ग पर चलते हुए घर का त्याग कर दिया था। साधु होने के साथ साथ वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने अहम भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी साधु भी कहा जाता था। शंकराचार्य स्वरूपानंद का छत्तीसगढ़ से विशेषकर बिलासपुर और यहाँ के धर्म प्रेमी भक्तों से लगाव रहा। यही कारण है कि यहाँ के कई आध्यात्मिक आयोजनों, धर्म सभा और गोष्ठी में सनातन धर्म प्रेमियों को उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। हम आपको बता दें कि 16 सितंबर 2019 को उनका अंतिम बार शहर प्रवास हुआ था। उनके ब्रह्मलीन होने की सूचना से सनातन धर्म प्रेमियों और अनुयायियों में शोक की लहर है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा इसका असर घातक बीमारियों का भी रूप ले रहा है। इसे रोकने राज्य सरकार राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रहा है। बढ़ती आबादी, उजड़ते जंगल, अवैध शिकार, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जीवों और वनस्पतियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। लिहाजा जैव विविधता पर मंडराता खतरा मानव अस्तित्व के लिए भी जोखिम उत्पन्न कर रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जलवायु के परिवर्तन से न सिर्फ प्रकृति पर असर पड़ेगा, बल्कि इसका दुष्प्रभाव गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते श्वास की बीमारी, आंखों में जलन और रोशनी कमजोर होने की समस्या बच्चों में दिखने लगे हैं। इसके साथ ही चिड़चिड़ापन और सबसे बड़ी और घातक बीमारी जो अधिकतर महिलाएं झेल रही हैं, वो है गर्भवती माताओं में स्तनपान की समस्या। इस समस्या को लेकर सर्वे भी कराया गया है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के सहायक नोडल अधिकारी श्याम मोहन दुबे ने कार्यक्रम के उद्देश्य और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के विषय में जानकारी दी।
लोगों को अवेयर ही करना पड़ेगा कि जो प्रदूषण से और ग्लोबल वार्मिंग से जिस तरह से श्वास संबंधी बीमारियां हो रही हैं प्रदूषण की वजह से, या अभी देखा गया है कि भारत में 54% जो गर्भवती माताएं हैं डिलीवरी के बाद उनका स्तनपान करा पाना मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं वो अदृश्य रूप से हैं, जिससे बचाव करने के लिए सरकार ने सभी को अवेयर करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए ये कार्यक्रम का जो प्रचार प्रसार भरपूर रूप से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का ना कोई इलाज है और ना ही कोई टीका है। इस समस्या को दूर करने हम सबको मिलकर प्रकृति के प्रति अपना प्यार और उसे सुरक्षित रखने अपने दायित्व को निभाना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये घातक साबित होगा। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। इमली भाटा में गणेश विसर्जन के दौरान मोहल्ले के असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट किए जाने को लेकर लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकंडा पुलिस पर आरोप लगाया है कि थाने में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आरोपियों पर भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। मारपीट में श्याम सारथी, दीपक चौहान और अभिषेक को चोटें पहुंची है। पकड़ के नाच रहे थे, मारने के डंडा, तो ये लोग बोले कि पकड़ के मत नाचो, किसी को लग जाएगा करके, तो लोग हम लोगों के डंडे को छीन रहे हो करके इन लोगों को मारे हैं। एक का नाम रॉकी है और गप्पी भी था, वो गौतम था, और क्या बोलते हैं एक का नाम बट्टी है। वो लोग भी इमली भाटा में रहते हैं। वही बेस के नाम से ना लोग लेके नाच रहे थे, तो उसमें से लड़के लोग मना किए हैं इसको लेके मत नाचो बोल के, तो एक का सीधा गर्दन वर्दन पकड़ना चालू कर दिया। फिर मैं गया कि मत पकड़ बोल के, पीछे से कोई आके मेरे सिर को मार दिया, 7-8 टाँका लगा भी है, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद से और 2 लड़के थे, वो लोगों को भी बहुत बुरी तरह से मारा, उन लोगों को तो मेरे ज़्यादा भी लगा है ना। इन लोग मारने लगे ना, तो अचानक मेरी नज़र पड़ी, मिंटू धारा से ही नीचे गिरा था। अचानक मेरा सब ध्यान पड़ी तो मैं गणेश को पकड़ के बैठी, फिर उस पर से कूदी हूँ और कूद के फिर ये बेहोश होकर गिर चुका था। फिर इसके तरफ गए हैं तो इस तरीके से पूरे हाथ लधारे हैं, वो लोग डंडा चलाए हैं, फिर उन लोग के डंडे को मैं ऐसे कैच करी हूँ। उसके बाद फिर ऐसे मुँह घुमाई हूँ, तो मैं बोली भैया क्यों मार रहे हो तुम लोग करके इसको। फिर उस पर एक लड़का उसमें से बोलता है नहीं रे लेडीज से करके, फिर एक लड़का हाटी से, और जो डंडा को चलाई से तो डंडा मेरे को टकराते हुए निकली, तो बड़ा पड़ी से नहीं मुझे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ गर्भवती माताओं को नहीं मिल रहा है। निजी अस्पतालों को स्मार्ट कार्ड से इलाज के लिए लाइसेंस जरूर मिला है, लेकिन संचालक इलाज करने से कतरा रहे हैं। यही कारण है कि गर्भवती माताएं सरकारी अस्पतालों की ओर रुख कर रही हैं। निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों में स्मार्ट कार्ड से गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन करना बंद कर दिया गया है। लिहाजा अब गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए जिला अस्पताल पहुंच रही हैं। यही कारण है कि जिला अस्पताल में बेड फुल हो गए हैं। मातृ शिशु अस्पताल में वैसे तो 100 बिस्तर हैं, जिनमें से अधिकांश में गर्भवती महिलाएं भर्ती हैं, जिसके चलते अब यहां पहुंचने वाली प्रसूताओं को सिम्स भी रिफर किया जा रहा है। जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर बुधेश्वर सिंह ने बताया कि 100 में से लगभग 80 बिस्तरों में गर्भवती महिलाएं भर्ती हैं। जिला बिलासपुर में जच्चा बच्चा का जो हॉस्पिटल है उसमें 100 बिस्तर का अस्पताल है ये, इसमें जच्चा बच्चा के लिए ये अस्पताल जो है संचालित हो रहा है। देखिए आरक्षित तो हमारे यहाँ 100 बेड का है मैक्सिमम, इसमें से जो है 80 बेड तो हमेशा अवेलेबल रहता ही है हमारे पास जो है गर्भवती महिलाओं के लिए जो है, जो कि पर्याप्त है आज के डेट में। गौरतलब है कि निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों में पिछले 15 दिनों से स्मार्ट कार्ड की सुविधा गर्भवती महिलाओं के लिए बंद कर दी गई है, जिसके कारण इसका दबाव सरकारी अस्पतालों में पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। इधर शासकीय विज्ञान महाविद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से संचालित करने का फैसला प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स पर भारी पड़ेगा। 50% से ज्यादा विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लिहाजा कॉलेज बदलने के साथ ही हो सकता है मजबूरी में उन्हें संकाय बदलना पड़े। भारी मशक्कत और लंबा इंतजार करने के बाद युवाओं ने कॉलेज में एडमिशन पाया है। अब शासकीय ई राघवेंद्र राव विज्ञान महाविद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से संचालित करने के आदेश ने
इन स्टूडेंट्स की नींद उड़ा दी है। इनके सामने अब दो विकल्प हैं, यहाँ रहकर मजबूरी में अंग्रेजी में पढ़ाई करें या फिर दूसरे कॉलेज का रुख करें। सरकार ने मन बना लिया है तो उसके आदेश की तामीली करने कॉलेज प्रबंधन सारे प्रयासों को साकार करने में जुट गया है। यहाँ पदस्थ 27 में से 24 प्राध्यापकों ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराने स्वीकृति दे दी है। साइंस कॉलेज में इस साल प्रथम वर्ष में 775 छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया है। इस सत्र से जो बच्चे प्रवेश पाए हैं उन प्रवेशित बच्चों से उनकी सहमति ली जा रही है कि भाई कौन बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा और कौन हिंदी मीडियम में। इसी तरह से पूरे संभाग के महाविद्यालयों को भी सूचित कर दिया गया है सभी प्राचार्यों को कि उनके कॉलेज में जो जो बच्चे का फर्स्ट ईयर में प्रवेश हुआ है वो कितने इंग्लिश वाले हैं, कितने हिंदी वाले हैं। और ये दोनों का जो मैनेजमेंट है वो शासन द्वारा की जाएगी। शासन को हम सूची भेज देंगे और जो भी इंटरचेंज वाली बात है वहीं से आदेश होगा। अभी इस सत्र में 775 हमारे फर्स्ट ईयर में हैं जो विभिन्न जूलॉजी, बायो और मैथ्स और कंप्यूटर साइंस 3 ऐसे संकाय हैं जिसमें 775 बच्चे का प्रवेश हुआ है। जिले में बायो ग्रुप का ये इकलौता कॉलेज है जहां मैथमेटिक्स और बीसीए की पढ़ाई करने युवाओं का ये पसंदीदा कॉलेज है। अब जबकि शासन का आदेश हुआ है, ऐसे में वे स्टूडेंट निराश हैं जो यहां एडमिशन ले चुके हैं। अब उन्हें हिंदी माध्यम से पढ़ाई के लिए दूसरे कॉलेज जाना पड़ेगा। बताया जा रहा है इसके लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने अपनी सहमति दी है। ऐसे में इन छात्र छात्राओं को अपना संकाय बदलना भी पड़ सकता है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पचपेड़ी से मानिक चौरी भट्ट चौरा आम गांव वाली सड़क बनाई गई है। 1 जनवरी 2022 को ही ये सड़क बनकर तैयार हुई है, जिसमें आवागमन जारी है। ठेकेदार ने सड़क बनाने के लिए जिस मटेरियल का उपयोग किया है वो गुणवत्ताहीन होने की वजह से सड़क 6 माह भी नहीं टिक पाई। जगह जगह नई नवेली सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। लगभग 5 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत वाली इस सड़क का निर्माण श्री किशन एंड कंपनी के द्वारा किया गया है। सड़क देखने के बाद अब सभी इसे भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ना मान रहे हैं। खराब हो गया, अभी 2 महीना हो गया, नहीं 2 महीना बने हैं वह, और कई जगह खराब हो गए हैं। और बरसात में तो खैर अलग बात है, और पहली भी खराब हो गई थी। बरसात के पहली जैसे ही चालू हुई थी ना कई जगह, और बहुत बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा भी चलत है यार, इस वजह से भी हो सकते है, ओवरलोड के नाम से भी खराब हो सकते है। इसमें बहुत खराबी आया है सड़क में बनने में, और प्लस ना इसमें गुणवत्ता कम लगा है, और 1-2 महीना हुआ है इसको बनने में और पूरा उखड़ गया है। शिकायत बहुत है, लेकिन ना कोई आदमी खड़ा नहीं हो रहा है इसमें। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं हेडलाइंस। साइंस कॉलेज मैदान का ऑडिटोरियम अब तक अधूरा, लागत बढ़कर पहुंची 2 के करीब। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को दी गई भू समाधि, देश भर से उमड़े लाखों अनुयायी। निजी अस्पतालों में स्मार्ट कार्ड से डिलीवरी बंद, सरकारी अस्पतालों में बढ़ा दबाव। और अब घंटों नहीं बल्कि एक दिन लेट चल रही ट्रेनें, रेलवे ने जिम्मेदारियों से मोड़ा मुंह, यात्री बेहाल। बढ़ते हैं आगे की खबरों में। 10 घंटे से ज्यादा विलंब से अब ट्रेनें यहां पहुंच रही है। इसी लेट लतीफी की वजह से कोरबा इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस रविवार की रात 8:45 की जगह सोमवार सुबह 4 बजे और दोपहर 3:55 पर छूटने वाली इंटरसिटी सुबह 5 बजे रवाना की गई। इतनी देरी से रेलवे किस कारण ट्रेन चला रहा है, ये समझ से परे है। रविवार को इतवारी से बिलासपुर आने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस 13 घंटे यानी रात 8 बजे पहुंची, जबकि सुबह 7 बजे उसके बिलासपुर पहुंचने का समय है। इसी तरह दोपहर 1:30 बजे की इंटरसिटी एक्सप्रेस रात 1 बजे के बाद आई। शिवनाथ एक्सप्रेस की रैक कोचिंग डिपो में परीक्षण होने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन आती है और यहां से पैसेंजर बनकर कोरबा तक जाती है। कोरबा से इतवारी के लिए शिवनाथ एक्सप्रेस बनकर छूटती है, पर पिछले कई महीनों से यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही है। ट्रेनों की इतनी देर से चलने के कारण
रेलवे नहीं बता पा रहा है। हालांकि जानबूझकर जवाब देने से वे कतराते हैं। हकीकत तो यही है कि अपने जोन के अलावा दूसरे जोन की ट्रेनों को मालगाड़ी चलाने के लिए घंटों रोक दी जाती है। टीटीई से लेकर यात्री यहां तक ट्रेन के चालक व गार्ड तक इसकी पुष्टि कर चुके हैं। इसके बाद भी रेल प्रशासन को किसी का खौफ नहीं है। सोमवार को इन ट्रेनों के अलावा मुंबई हावड़ा मेल 3 घंटा, शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस 4 घंटा, संतरागाछी पोरबंदर एक्सप्रेस 5 घंटा, हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस 5 घंटा, हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटा, इतवारी टाटा एक्सप्रेस 4 घंटा, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस 3 घंटा और निजामुद्दीन दुर्ग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 1.5 घंटा लेट से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सोमवार को बिलासपुर रेल मंडल के नए वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त दिनेश कुमार तोमर बिलासपुर पहुंचे। डीआरएम कार्यालय स्थित आरपीएफ कार्यालय में उन्होंने सीनियर डीएससी ऋषि कुमार शुक्ला से पदभार लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद दिनेश कुमार तोमर ने आरपीएफ के अधिकारियों से मुलाकात कर बिलासपुर रेल मंडल के जो संबंधित कार्य हैं उनकी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अपराध से जुड़े विषयों पर समीक्षा बैठक की। 18 सितंबर को होने वाली छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में 42,000 उम्मीदवार जुटेंगे। इसके लिए जिले में 166 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं के लिए ये परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल 2 पालियों में आयोजित करेगा। टेट को लेकर व्यापम ने नोटिफिकेशन में दिशा निर्देश जारी किए हैं। 18 सितंबर को पहली से 5वीं के लिए सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक परीक्षा होगी। दूसरी पाली में 6वीं से 8वीं के लिए परीक्षा होगी। गौरतलब है कि टेट 2020 इस वर्ष जनवरी में आयोजित की गई थी। उससे पहले कोरोना की वजह से 2 साल तक ये परीक्षा नहीं हो पाई। 42,166 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे और यह परीक्षा 18/9 को आयोजित होगा 2 पालियों में। प्रथम पाली प्राइमरी स्कूल की है और दूसरी पाली जो है मिडिल स्कूल के लिए है, जिसमें लगभग 120 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसकी सूचना जो है व्यापम को दे दी गई है। सेंटर बनाने में दिक्कत नहीं है क्योंकि अधिकांश जो सेंटर है वो शासकीय है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी। प्राइवेट भी है जो जहां पर पूरी मूलभूत संसाधन की व्यवस्था है, ऐसे को सिलेक्शन उसमें किया गया है। बिजली वितरण कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। माजरा कुदूदंड स्थित सिंचाई कॉलोनी का है। यहां रविवार शाम 4 बजे से बिजली जो गुल हुई उसे समय पर नहीं सुधारा गया, जिसके कारण लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ा। गांव के साथ साथ शहर में भी बिजली की समस्या कोई नई बात नहीं है। बारिश शुरू होते ही बिजली गुल हो जाती है। खराबी की सूचना मिलने पर सुधार करने के लिए स्टाफ का ना पहुंचना यह बड़ी लापरवाही है। सीधे तौर पर कहें तो बिजली कंपनी को उपभोक्ताओं की परेशानियों से कोई लेना देना ही नहीं है। सिंचाई कॉलोनी में कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। रविवार की शाम 4 बजे अचानक बिजली चली गई। कॉलोनी वासियों को लगा कि मौसम खराब है, इसलिए तकनीकी समस्या आई होगी, जल्द ठीक भी हो जाएगी। लेकिन 1 घंटे गुजरने के बाद लो वोल्टेज हो गया और कम ज़्यादा होने की समस्या आने लगी। तो सबसे पहले लोगों ने सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान की सप्लाई बंद की। कई मोहल्लों में पहले ही वोल्टेज की समस्या से उपकरण उड़ चुके थे। नेहरू नगर स्थित फ्यूज कॉल सेंटर को इसकी सूचना दी गई। बार बार शिकायत करने के बाद रात में अमला पहुंचा और रात में नहीं बन पाने की बात कहते हुए लौट गया। रविवार को भी जैसे तैसे दिन गुजर गया, पर सोमवार की सुबह परेशानी शुरू हो गई। दरअसल कॉलोनी में पानी सप्लाई के लिए पंप हाउस बना है, पर पंप इसलिए चालू नहीं हो सका क्योंकि बिजली बंद थी। बर्तन धोने के लिए बारिश का पानी उपयोग किए जाने लगा। कल शाम से लाइट गुल है और पानी बारिश की वजह से ना पानी में बहुत दिक्कत हुआ हम लोग को। हम लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके ना बर्तन धोने के लिए कुछ करने के लिए हम लोग यूज़ किए हैं वर्षा के पानी को। ऑफिस वाले को हम लोग लगातार, मैंने भी 3-4 बार कॉल किया है उनको, वो लोग ना डिस्कनेक्ट कर देते हैं कॉल, उठाते हैं पर ना ढंग से बात नहीं करेंगे, साइड में फ़ोन को उठा के रख देते हैं। ऐसा ना करते हैं, हमेशा से उन लोगों का आदत है। कॉलोनी वासियों ने कहा कि यहाँ बिजली की समस्या पहली बार नहीं हुई है।
हर बार इसी तरह का रवैया कंपनी अपनाती है। फ्यूज कॉल सेंटर या कंपनी के नियमित कर्मचारियों के सुधार दल की नियमित मॉनिटरिंग नहीं किए जाने के कारण लोगों की समस्या का निश्चित समाधान नहीं हो पा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रविवार की शाम से जो रिमझिम बारिश शुरू हुई, सोमवार को भी जारी रही। इस बदले हुए मिजाज से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को फिर से थोड़ी राहत मिल गई है। मानसून द्रोणिका अभी सक्रिय है, जिसके कारण वर्षा हो रही है। आने वाले दिनों में मौसम में परिवर्तन की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक गीत शर्मा के मुताबिक दक्षिण छत्तीसगढ़ में दबाव पड़ने के चलते बारिश की संभावना अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र में बनी रहेगी। नया बस स्टैंड के पास भिक्षुक महिला की लाश 3 से 4 घंटे पड़ी रही। किसी ने इसकी सूचना सिरगिट्टी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस आवश्यक कार्यवाही के बाद शव वाहन के लिए परेशान होती रही। शव उठाने वाहन के लिए नगर निगम से संपर्क किया गया, मगर यहां भी घंटों देरी से अधिकारी जागे और कुछ देर बाद निगम का शव वाहन घटनास्थल पहुंचा। बहरहाल सिरगिट्टी पुलिस पंचनामा कार्यवाही कर शव को उनके वारिसानों तक पहुंचाने के लिए मरचुरी में सुरक्षित रखवा दिया है। गेट के पास एक अज्ञात महिला है, उम्र लगभग 60-70 साल की है, भिक्षुक महिला है, जिसका मौत हो गया है। पंचनामा कार्यवाही में लिया गया है और बाद पंचनामा जो उचित कार्रवाई किया जा रहा है। आसपास लोगों से पता की जा रही है, मिलने पर सूचित किया जाएगा। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।